तो देखो कल जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करके आज उसके न्यूमेरिकल करके और ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे आज खत्म पूरा, ठीक है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, जो कल नहीं आए थे वो जरा समझे इधर। कल हमने आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक एनर्जी, बताओ कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है बताओ अर्पित। हाँ, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, बिल्कुल सही। बैटरी लगाते हो तभी तो सर्किट में क्या फ्लो होता है? करंट। यानी बैटरी इलेक्ट्रॉन को क्या देती है? एनर्जी। किस चीज के लिए? मूव करने के लिए। कि लो भाई एनर्जी, और बैट उसमें वायर में क्या करो? मूव करो। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितनी वोल्ट की बैटरी लगाई है और कितना करंट फ्लो हुआ है या कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो उससे हम पता लगा लेंगे कितनी एनर्जी दी है बैटरी में, या कितना बैटरी की एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था एनर्जी लॉस का बताओ? ई बराबर, एक तो जनरल फॉर्मूला था बी इंटू क्यू, यही था एक तो जनरल, जहां से हमने वर्क निकाला था, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। फिर इसके कई सारे फॉर्मूले लिखे थे। एक फॉर्मूला सबसे पहला था वी आई टी, जो कि इसी से बना है ना, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। क्यू की जगह क्यू इक्वल टू क्या होता है बताओ? आई टी होता है ना, करंट की डेफिनेशन से। तो क्यू की जगह यहाँ आई टी पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी आई टी। ये भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या बताया था एनर्जी का? वी आई स्क्वायर आर टी। ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है। एक और बताया था थर्ड, ई इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। देखो ये याददाश्त पर अगर जोड़ डालोगे तो हाई स्कूल में भी थे सेम फॉर्मूले। तीन फॉर्मूले इलेक्ट्रिक एनर्जी के थे, तीन फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर के थे, है ना। थोड़ा याददाश्त पे अगर हम ध्यान करें तो है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले थे। अब इतने सारे फॉर्मूले क्यों भैया इलेक्ट्रिक एनर्जी के? तो वो क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। मान लो करंट दे देंगे, रेजिस्टेंस दे देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछेंगे। तो करंट रेजिस्टेंस अगर दिया है तो ये तो नहीं लगा सकते, ये भी नहीं लगा सकते करंट रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें करंट नहीं है। तो करंट रेजिस्टेंस का कौन सा लगेगा? यही वाला लगेगा। तो ये सेपरेटली भी आपको याद होना चाहिए, इनको ड्राइव भी कैसे करा था हमने वो भी पता होना चाहिए, कि इससे ये कैसे आता है, इससे ये कैसे आता है, इससे ये कैसे आता है, ठीक है। सब बताया, ठीक है। सेकंड था फिर इलेक्ट्रिक पावर। बताओ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, कोई स्टूडेंट बताओ। इलेक्ट्रिक पावर की क्या डेफिनेशन है? तुम बताओ। कल ना आया? लेक्चर भी नहीं देखा कल वाला? तो फिर आज क्यों आया? तुम बताओ। है कोई परिपथ है उसमें, हम कर रहे हैं वर्क, पावर कर रही है। हाँ हाँ, कोई परिपथ मतलब कोई सर्किट है, ठीक है फिर। अरे इन्हें पता है सब कुछ, ये हंस रहे हैं ये। चलो तुम बताओ। अरे तुम आए ना है, तुम मुझसे पूछेंगे ही ना है तो इसलिए हंसी लो। तुम बताओ। हाँ, किसी सर्किट में कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, रेट ऑफ एनर्जी लॉस इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ एनर्जी लॉस इज कॉल्ड पावर। अब एनर्जी का लॉस होता क्यों है? जब आप कोई डिवाइस लगा देते हो सर्किट के अंदर तो उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी बैटरी से लेगी ना। जैसे मान लो आपने किसी सर्किट में एक बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया? एक, ये बैगनी बल्ब है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे बैटरी लगा दी। तो अब ये बल्ब अगर 100 वाट का है, हमने कहा ये 100 वाट का बल्ब है। कितने वाट का बल्ब है? वाट मतलब इसकी पावर है ये। तो 100 वाट का मतलब ये हुआ कि ये 100 जूल एनर्जी पर सेकंड लेगा, किससे? बैटरी से। 100 वाट का मतलब है 100 जूल एनर्जी पर सेकंड। ये 100 जूल पर सेकंड एनर्जी लेगा, तब ये हमारा ये क्या होगा? लाइट देगा आपको। तो इसकी पावर कितनी है? 100 जूल पर सेकंड। तो अगर आपने 100 वाट का बल्ब लगाया है तो सर्किट में एनर्जी का लॉस कितना होगा? 100 जूल पर सेकंड एनर्जी का लॉस होगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उस सर्किट की या उस डिवाइस की पावर बोल रहे हैं। यानी सर्किट के अंदर जितना एनर्जी का लॉस हो रहा है पर सेकंड, वही उसकी क्या है? पावर है, या पावर लॉस कह दो, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला था? P बराबर E अपॉन टी, एनर्जी लॉस पर सेकंड। ऊपर E मतलब एनर्जी लॉस, डिवाइड बाय टाइम मतलब पर सेकंड। पर सेकंड कितना एनर्जी लॉस हो रहा है उसी को क्या कह रहे हैं? पावर। तो अब देखो एनर्जी लिखा है ना यहाँ पे,
और एनर्जी के कितने फॉर्मूले बताए अभी मैंने आपको, ये 3। तो ये वाला पुट करोगे तो पावर का भी एक निकल के आएगा, फिर ये वाला पुट करोगे तो पावर का दूसरा निकल के आएगा, फिर ये वाला पुट करोगे ई की जगह तो तीसरा निकल के आएगा। इसी तरह से पावर के भी कितने आ जाएंगे, 3। तो देखो जब इसको रखोगे ना यहाँ पे वी आई टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब इसको रखेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या बचेगा, वी इंटू, समझ रहे हो ना, टी से टी कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे आएगा। इसको रखोगे तो फिर टी से टी कैंसिल होगा, तो आई स्क्वायर, पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर। और जब इसको रखोगे तो फिर से टी से टी कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी का वी स्क्वायर अपॉन आर। बस यही पढ़ाया था कल, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले लिखवाए थे, इलेक्ट्रिक पावर के। बस आज हम इनके ऊपर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। जल्दी जो कल नहीं आए थे उनको नोट करो जल्दी फटाफट। तो देखो क्वेश्चन को हमें ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे पूरा। पहले बोला गया है एक 60 वाट का क्या है, लैंप है। लैंप की ये 60 वाट क्या है बताओ, 60 वाट का लैंप है, तो ये 60 वाट क्या है उसका, पावर है ना लैंप की। अभी बताया 100 वाट का हो तो 100 वाट क्या है, उसकी पावर है। ये पावर दी होती है वाट में जो होता है, ठीक है। तो 60 वाट का एक लैंप है, तो ये पी की वैल्यू है, लिख लेते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, गिवन क्या है हमें बताओ, लैंप की पावर, लैंप की पावर दैट इज पी, कितना है 60 वाट, 60 वाट का लैंप है। उसको जोड़ दिया हमने 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से, जो पावर सप्लाई आ रही है उससे जोड़ दिया। वो कितने वोल्ट की है, जो घरों में आती है 220 की आती है, मतलब घर वाली लाइट से जोड़ दिया उसको, ठीक है। उससे वो जल गया, ठीक है। फिर आगे बोला है जब लैंप जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। बस इतना पहले सॉल्व करो। तो बताओ कितने वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ा है, वी की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। आप पूछ क्या रहे हैं उसका, ये रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला है, पी वी आर। जल्दी देखो जो फॉर्मूला लिखवाए थे कौन सा लगेगा, आर निकालना है। समझ गए ना। तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके माइंड में अलग अलग होने चाहिए, सेपरेट। तो देखो इन्होंने बताया P इक्वल टू, अभी फॉर्मूला पढ़ा है वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया, अभी लिखवाया था तीसरे नंबर पे, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यही क्यों लगा, समझ गए ना, क्योंकि तीन चीजों की बात हो रही है, पी वी और आर। तो पी वी और आर, यहां से निकालना क्या है, आर। तो आर निकाल दो जल्दी से, देखो तो वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा, आर इधर पी इधर। तो आर इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 220, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 बार लिखोगे। पी कितना है 60, जीरो से जीरो कट कर दो, 2 से इसको कट कर दो 11 बार, ये 3 बार। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 से ही कट हुआ क्या, चलो नहीं हो रहा तो ऐसे लिख लो। तो आ जाएगा 0 और 11 टू जा 22, 2 11 टू जा 24 और डिवाइडेड बाय 3। पॉइंट में आ रहा आंसर, कितना आ रहा बताओ, 86। यहीं पे पॉइंट लग जाएगा, नहीं गलत बता रहे हो, इसको डिवाइड करके बताओ जल्दी। 86 के बाद पॉइंट नहीं आएगा, 86 पॉइंट क्यों आएगा, 86 की 3 से इंटू करोगे आ जाएगा। डबल जीरो आएगा, हाँ चलो डबल जीरो आएगा। फिर 60 से डिवाइड करो उसे, तुम इसको डिवाइड कर लो ना 3 से, कितना आएगा देखो। हाँ तुम डिवाइड वगैरह में भी गलती करोगे, 3 8 जा, कहाँ जीरो आएगा, कहाँ जीरो आएगा, हाँ अब आया ना सही। देखो मुझे आंसर क्यों गलत लग रहा है 86 वाला, क्योंकि 3 से इंटू करा रहे हैं तो ये नहीं आ रहा ना वापस, 86 तो बहुत छोटा नंबर है ना। तो देखो 3 8 जा 24, 2 0 एक साथ उतारोगे तो कितना लगेगा, 2 नंबर एक साथ उतारोगे तो जीरो लगेगा ना पहले, और फिर कितना करोगे 3 6 जा 18, ये बेसिक मैथ का डिवीजन का रूल है। फिर 3 6 जा 18, तो यानी 806.67 समथिंग आएगा, ये आएगा। 806.67, सही है। तो इतना रेजिस्टेंस है ना। बताओ ये रेजिस्टेंस कब है, जब आपने लैंप को उससे 220 वोल्ट की सप्लाई से
कनेक्ट कर दिया है और लैंप जलने लगा है, जलने लगा है, तब उसका रेजिस्टेंस कितना है, जलते समय उसका रेजिस्टेंस कितना है, 806.67 ओम है। सही है, ये बात याद रखना कि जब लैंप जल रहा है तब का रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, आगे पढ़ो। प्रतिरोध क्या होगा बता दिया, प्रतिरोध क्या होगा। अब आगे हम अगर इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उसमें कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आप करंट पूछ रहे हैं, तो बताओ क्या करें। ये रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया, तो अब करंट निकालना है, क्या करें, ओम्स लॉ लगा देते हैं, ओम्स लॉ है ना, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो देखो वी आएगा और आई निकालना है, आर ही आएगा, तो लगाओ बाय ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वैल्यू पुट करो, डिवाइड करो, आंसर बताओ जल्दी। इसकी वैल्यू 220 है, आर की वैल्यू है 806 पॉइंट, इसको 6 7 कर दो या इस पूरे को ही 7 कर दो, ऐसे करके है ना, अप्रोक्स कर दो। इसको इससे डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा बताओ। कितना आया, 0.36 नहीं 27 आया, 0.27 एम्पियर। और देखो ये ओम का नियम माइंड में आया, ऐसे कर दो, वरना इसी से इससे भी आ जाता है ये, P इक्वल टू वी आई पढ़ाया ना अभी, तो आई इक्वल टू पी अपॉन पी, ये लगा दोगे ना तो पावर कितनी है बताओ, 60। ये कितना है 220, जीरो से जीरो कट, 3 11, 11 को 3 से डिवाइड करोगे 0.27 ही आया, चेक कर लो, है ना। ये भी ये तो बहुत आसान हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ओम्स लॉ भी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, अगर पावर नहीं पता होती, सपोज करो पावर नहीं पता है, तब तो फिर यही वाला लगाना पड़ता, रेजिस्टेंस वाला। अगर रेजिस्टेंस पता है तो ये लगा दो, दोनों पता है तो कोई सा लगा दो, ये लगा दो ये लगा दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। तो करंट आ गया 0.27 एम्पियर। अब आगे क्या बोला है देखो पढ़ो, आगे बोला है करंट भी बता दिया हमने। अब वो क्या कह रहा है देखो, यदि लैंप केवल 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। इधर देखो, यहां पर उसने पहले रेजिस्टेंस हमसे पूछा था, ये हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, फिर उसने करंट पूछा, हमने करंट कैलकुलेट कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, इस पावर सप्लाई को चेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं अब जो वो लैंप है ना, हम 220 वोल्ट से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। किससे, 2 वोल्ट की बैटरी से। तो बताओ कि करंट कितना हो जाएगा। उसका करंट का क्या लगाओ, अनुमान लगाओ, मतलब गैस करो, गैस क्यों करो, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। कह रहे हैं बताओ करंट कितना फ्लो होगा, मतलब ऐसे अनुमान लगाओ कितना फ्लो होगा, और जो अनुमान तुमने लगाया उसका कारण भी बताओ, कि बताओ इतना ही क्यों आया आंसर। तो देखो वी दिया है और क्या पूछ रहे हैं हमसे, वी दिया है और आई पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं फिर से, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू रखोगे 2, आर कितना है 806.7, इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, जल्दी डिवाइड करके बता दो मुझे जल्दी से, इसको डिवाइड करके बता दो। टू डिवाइडेड बाई 806.7, देखो ये आएगा लगभग 0.0025 के समथिंग आएगा, है ना, 0.0025 एम्पियर, है ना, ऐसे ही कुछ आ रहा है ना। ठीक है, तो समझो डिवाइड तो आज ही कर लोगे। अब यहाँ देखो, जब हमने 220 वोल्ट की बैटरी लगाई थी तब करंट कितना फ्लो हो रहा था, इतना। अब जब 220 को हटा के 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, इतना। ठीक है, क्या ये आंसर सही है, बताओ, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है या इसमें कुछ कमी हो सकती है।
उससे भी हो जाएगा, उससे क्या आएगा देखो करके, नहीं 30 नहीं आएगा, मतलब 30 आएगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पता है रेजिस्टेंस ही लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो करंट की वैल्यू आ रही है ना, ये किस में निकाल रहे हो आप, लैंप वाले वायर में निकाल रहे हो जिसमें लैंप जल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने 220 वोल्ट की बैटरी लगाई तो वो लैंप जलने लगा, जलने लगा तो उसका रेजिस्टेंस इतना हो गया। तो बताओ जब वो जला, मतलब वो हीट हुआ ना, उसका टेम्परेचर बढ़ा ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस। तो ये उसका बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है जब वो लैंप जल रहा है। लैंप जल रहा है मतलब हीट हो रहा है, हीट हो रहा है मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी 220 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो रेजिस्टेंस इतना होगा। अब जब आप 2 वोल्ट की बैटरी लगा दोगे तो 2 वोल्ट की बैटरी उतना करंट नहीं दे पाएगी जितना 220 वोल्ट की दे रही थी। मतलब यहां पर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, यानी लैंप जलेगा नहीं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमने तो बढ़ा हुआ ही रेजिस्टेंस लिया है ना, हमने क्या लिया है, बढ़ा हुआ ही लिया है। लेकिन एक्चुअल जो रेजिस्टेंस होगा वो इतना नहीं होगा, इससे क्या होगा, कम होगा। तो जब रेजिस्टेंस इससे कम होगा तो करंट फिर इससे क्या होगा, ज्यादा होगा ना थोड़ा। हमने वो रेजिस्टेंस लिया है जब वो बल्ब जल रहा है, यानी लैंप जल रहा है, तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस है। लेकिन इतने वोल्ट पे वो बल्ब जलेगा नहीं, यानी रेजिस्टेंस एक्चुअल में कम होगा, तो करंट एक्चुअल में थोड़ा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये करंट की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहां तक नोट करो, उसके नीचे लिखो जो मैं बोल रहा हूं। देखो ये है, इसके नीचे ये वाला जो आंसर, देखो ये है वैद्युत धारा, यह वैद्युत धारा अनुमानित है, यह वैद्युत धारा अनुमानित है, वास्तव में प्रतिरोध, वास्तव में प्रतिरोध 806.7 ओम से 806.7 ओम से कम होगा, क्योंकि क्योंकि 2 वोल्ट की बैटरी से 2 वोल्ट की बैटरी से लैंप का लैंप का तापमान, लैंप का तापमान सामान्य ही रहेगा, सामान्य ही रहेगा। ठीक है, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं। P इज इक्वल टू बी आई से आंसर नहीं आ रहा ये वाला, इन्होंने अभी किया था तो ये बता रहे हैं कि भैया P इक्वल टू बी आई से अगर मैं करंट निकालूं इस केस में, इस केस में, तो P अपॉन बी लूंगा मैं, और I, तो I इक्वल टू पावर कितनी है, 60, वोल्टेज कितना कर दिया आपने, 2, तो करंट 30 एम्पियर का जा रहा है, करंट 30 एम्पियर का जा रहा है ना। लेकिन देखो अब इस केस में उसकी पावर इतनी नहीं रहेगी ना, 60, आपने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है, क्या वो 2 वोल्ट की बैटरी उसे 60 जूल एनर्जी पर सेकंड दे देगी, पावर इतनी, वो है तो पावर उसकी उतनी, लेकिन उसको मिल नहीं रही ना इतनी एनर्जी। तो उसको इतनी एनर्जी मिल नहीं रही, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस नहीं पता ना हमें कितना है ना। पावर सप्लाई यानी एनर्जी की जो सप्लाई है वो किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा लेगा ना वो, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी से खींचेगा तभी तो वो उसमें से पार कर पाएंगे रेजिस्टेंस में से, तभी तो वो करंट का फ्लो होगा उसके अंदर। तो इस केस में आंसर इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि पावर अब यहाँ पे 60 वोल्ट उसे लैंप को नहीं मिलेगी, 2 वोल्ट की बैटरी लगाइए तो यहाँ पावर 60 वोल्ट, वाट, सॉरी वाट नहीं ले सकते, वोल्ट बोल रहा हूँ, वाट नहीं ले सकते। तो ध्यान रखना जब भी वोल्टेज में चेंज करेंगे तो हमेशा ओम्स लॉ से ही करंट निकालना है, क्योंकि ओम्स लॉ क्या ले लेता है, वोल्टेज को और
रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा पावर, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर भी ज्यादा। बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये खत्म। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखो रेजिस्टेंस पूछा था, करंट पूछा था, और उसको चेंज करके भी फिर से करंट पूछा था। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। पहले आपने पावर का फॉर्मूला लगाया और करंट के लिए आपने दोनों बार में ही क्या लगा दिया, ओम्स का नियम ही लगा दिया। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, है ना। नेक्स्ट लिखो। देखो ऐसे करके दिया गया है, देखो क्वेश्चन में 60 W और 220 वोल्ट, ऐसा देखा कहीं पे लिखा हुआ? जो भी हम डिवाइस वगैरह लाते हैं ना, बल्ब वगैरह या कोई भी चीज लेके आते हैं, तो उस पर ऐसे लिखा होता है, अगर आपने दिखा ध्यान से पढ़ा हो उसके डिब्बे पर या उसके वो जो नीचे की साइड लिखा होता है, उस पर ऐसे लिखा होता है 60 W और 220 वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि उसकी जो पावर है वो कितनी है, 60 वाट, और वो किस सप्लाई पे चलेगा, 220 वोल्ट लोगे अगर सप्लाई, तब उसे वो कितनी पावर मिलेगी, 60 वाट की मिलेगी। 220 वोल्ट से कम लोगे तो 60 वाट पावर ही नहीं मिलेगी, तो वो चलेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो ऐसे अगर लिखा है तो उसकी पावर 60 वाट है और उसका वोल्टेज सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट सप्लाई है और पावर उसकी 60 वाट। बात समझ में आ गई? तो ऐसे शॉर्ट में लिख दो, तो लिखो इसको, स्टार्टिंग में ये लिखो तथा, इसके आगे लिखो तथा 100 वाट और 220 वोल्ट। इसके आगे लिखना है तथा फिर से 100 वाट, 100 W और 220 वोल्ट। ठीक है, के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं, मतलब जोड़े गए हैं। देखो 220 से ही जोड़े हैं ना हमने, उस पर 220 ही लिखा था, मेंस से जोड़े गए हैं। ठीक है, उनमें प्रवाहित होने वाली उनमें प्रवाहित होने वाली उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना कीजिए। यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं, यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो धाराएं कितनी होंगी? यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो धाराएं कितनी होंगी? करंट पूछा है ना, क्वेश्चन समझ गया ना। दो बल्ब हैं, देखो मैं इसका सर्किट बना देता हूं, ऐसे करके डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखो कह रहे हैं दो बल्ब हैं, मान लो एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, दोनों को आपस में किस में जोड़ दिया है अभी फिलहाल हमने, श्रेणी क्रम में। और इन दोनों को सीरीज में जोड़कर यहाँ पे पावर सप्लाई लगी हुई है। ये 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है, ये 60 वाट का बल्ब है, और ये 100 वाट का बल्ब। ठीक है, तो अभी पहले किस में जुड़े हुए हैं दोनों, ये सीरीज में। तो कह रहे हैं बताओ कितना करंट फ्लो होगा। अच्छा, सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, करंट सेम रहता है, तो जितना इसमें जाएगा उतना में भी जाएगा। तो पता कर लो कितना जा रहा है इसमें, कैसे करेंगे बताओ। इसकी पावर कितनी है पहले वाले की, P1 क्या देते हैं इसको, कितनी है, 60 वाट। सही है भैया। दूसरे वाले की पावर कितनी है, अच्छा इसका वोल्टेज भी बता दो, इसका वोल्टेज कितना है, 220 है ना, और दूसरे वाले की पावर कितनी है P2, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का है ये ना, 100 वाट का। और इसका V2 कितना है, V2 क्या, वो तो दोनों का पावर सप्लाई तो सेम ही है ना,
देखो करंट अगर निकालना है तो ओम का नियम लगेगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी तो पता है, क्या नहीं पता, आर नहीं पता। तो आर के लिए पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे आर निकल जाए पावर का? कौन सा? पी बराबर वी आई नहीं लगेगा। देखो मैंने अभी फिर से बताया तुम्हें, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं पता ना इनका कितना कितना है। करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट फिर वहां क्या होगा, कम। और रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, ज्यादा। करंट जब भी निकाल रहे हो तो अभी मैंने बताया ओम के नियम का यूज करना है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस आएगा। बात समझ में आ गई? तो लगाओ। इससे पहले क्या निकाल लो, पहले वाले बल्ब का क्या, इससे क्या निकाल लो, दूसरे वाले बल्ब का क्या, आर रेजिस्टेंस। फिर क्योंकि ये दोनों किसमें है, देखो सीरीज में है ना, तो सीरीज में इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे फिर। और फिर देखेंगे कि इससे पावर सप्लाई से इतना अगर टोटल रेजिस्टेंस वायर के अंदर है तो कितना करंट निकलेगा, वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे रेजिस्टेंस का, आर वन बराबर, अरे पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, तो यहां से आर वन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, और आर टू बराबर क्या होगा बताओ, पी टू स्क्वायर अपॉन पी टू। यहां से आर वन निकालो, यहां से आर टू निकालो, दोनों को सीरीज में क्या करो, ऐड करो, आर निकल जाएगा। फिर ओम का नियम लगा के आर बराबर बी अपॉन आई से आई निकालो। करो जल्दी। देखो ये वाला तो अभी अभी किया था, ये वाला तो पीछे वाली कैलकुलेशन है सेम। पी वन की वैल्यू कितनी रखोगे, 220 इंटू 220 स्क्वायर हो जाएगा ना, और पी वन कितना है 60। तो इसको तो अभी सॉल्व किया था ना पीछे, तो ये कितना आया था, 806.7 आया था, है ना। इसको भी सॉल्व कर लो। आर टू बराबर देखो वी टू कितना है, 220 इंटू फिर से 220, ये तो देखो आसान है। और पी टू कितना है 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 22 का 22 से इंटू करा दो बस। आर टू कितना आ जाएगा, 484 ओम। सही है, आर वन आर टू आ गए। अब ये दोनों देखो यहाँ कैसे कनेक्ट है, सीरीज में, तो टोटल आर निकालो। आर क्या होता है सीरीज में, आर वन प्लस आर टू। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा हमारे इसका सर्किट का, आर वन कितना है देखो। अच्छा इसको पॉइंट में ना करके अप्रोक्स कर दो ना थोड़ा सा, तो वही 806.7 को 807 लिख सकते हैं ना, पॉइंट लगाने से बच जाएंगे। अप्रोक्स कर दो, ऐसे निकाल दिया, ऐसे भी आ जाएगा आंसर। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी है ना। तो चलो मैं 807 करके कर देता हूँ, 807 प्लस 484 कितना आएगा, जोड़ना जरा, ये आएगा। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ये है। अब बताओ करंट कितना फ्लो होगा। अब रेजिस्टेंस ही तो पता चलेगा ना करंट कितना फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, तो अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। सही है, वी कितना है 220, आर कितना आया इतना, तो डिवाइड कर दो बस आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके बताओ। अगर ये दोनों हम बल्ब किसमें कनेक्ट कर देते हैं, समांतर क्रम में, तो क्या धारा सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी। अभी तो देखो जितना इसमें से करंट निकलेगा 0.7 एम्पियर का, वो इतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा, सीरीज में है। अगर ये पैरेलल हो जाए तो पैरेलल होने के बाद ये बल्ब यहाँ थोड़ी ना रहेगा, एक बल्ब तो ऐसे हो जाएगा ऊपर, और एक बल्ब कहाँ जाएगा ऐसे नीचे, ऐसे हो जाएंगे ना ये। अब यहाँ ये जो 0.717 एम्पियर की करंट आया था, ये इसमें अलग जाएगा आई वन, और इसमें अलग जाएगा आई टू। सही है, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। ये आई वन और आई टू निकालना है आपको, मैं बताना है इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा। बताओ कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे।
है P बराबर VI से निकालोगे, अच्छा ठीक है, उसकी पावर अलग हो जाएगी, उसकी पावर अलग, और एक बार P2 ले लेंगे और V2 और I2 आ जाएगा वहां से, है ना। देखो ये बता रहे हैं, वैसे भी कर सकते हो, या जैसे मैं बता रहा हूँ ओम्स लॉ, वो भी लगा सकते हो। हमने इन दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग निकाल रखे हैं ना, उस वाले का रेजिस्टेंस देखो ये आएगा, इस वाले का ये आएगा, तो फिर से ओम्स लॉ लगा दो, क्योंकि देखो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है ना, इसके लिए भी 220 वोल्ट रहेगा और इसके लिए भी 220 वोल्ट रहेगा। तो I1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V1/R1, V1 ये आएगा और R1 ये आएगा। I2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V2/R2, V2 ये आएगा और R2 ये आएगा। वैसे भी कर सकते हो जैसे आप बता रहे हो, पावर से भी, पावर भी दोनों की क्या है, अलग अलग है, सेम ही आंसर आएगा। इसको होमवर्क में दे दूं, करके लाओगे। समझ गया ना कौन सा फॉर्मूला आएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ, I1 से आप चाहे तो ओम्स लॉ लगा दो, V1/R1 यहाँ से I1 आ जाएगा, और V2/R2 से क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा, ओम्स लॉ से, ठीक है। समझ गया यहाँ तक। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप कर देना। अब हम देखो मिसलिनियस क्वेश्चन करते हैं सारे, पीछे का अब तक जितना पढ़ाया है, क्योंकि चैप्टर का एंड है ना आज ये, तो पीछे के क्वेश्चन का भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा पीछे का रिवीजन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है, मैं थोड़े से नीट और जेई के क्वेश्चन करा देता हूँ, इसमें सब कॉन्सेप्ट लगेंगे पीछे के भी, ठीक है। तो देखो रफ कर दूं इसे, तो देखो अब आप ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, अब आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपको पहले ट्राई दूंगा 5 मिनट का, फिर मैं कराऊं, ठीक है। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन लिखो, देखो ये एक क्वेश्चन है, ये है आपका जेई मेन 2019 का, ठीक है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप सबको करना है, ये ट्राई है ना। ऐसे करके एक रेजिस्टेंस है, मैंने कराया सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल, एक रेजिस्टेंस ऐसे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है। अभी जो क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया उनसे रिलेटेड नहीं है, पीछे तक का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और ये ऐसे करके एक बॉक्स बन रहा है, फिर एक बॉक्स और है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ऐसे करके ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इसको बोल रहे हैं R1, इसको बोल रहे हैं R2, इसको बोल रहे हैं R3, ये R4, और ये R5, और ये R6, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखो, ये 15 वोल्ट की बैटरी चल रही है, कितने वोल्ट की, 15 वोल्ट की। R1 की वैल्यू दी हुई है 15 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, R3 है हमारा, नोट करते रहो जल्दी जल्दी, इसको साथ साथ नोट करते रहो आप, 20 ओम, R4 है 5 ओम, है ना, R4 हो गया, R5 है 25 ओम, R6 है हमारा 30 ओम। तो क्वेश्चन है, बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान बताइए, बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान बताइए, यानी पूछ रहा है सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, है ना, हाउ मच करंट आर फ्लोइंग इन द सर्किट। पहला ऑप्शन है 7/18 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 13/24 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 9/32 एम्पियर, और चौथा ऑप्शन है 20/3 एम्पियर। कर सकता है इसको कोई, जल्दी 5 मिनट का टाइम है, करके दिखाओ। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये भी आपका जेई मेन 2019 में ही आया है, ये वाला भी देखो, दो क्वेश्चन आए हैं इससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या बोला गया है, देखो इसको क्वेश्चन को समझ लो जरा एक मिनट, ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसको समझ लो, करेंगे इनको दोनों को, है ना। तो मैं ट्राई दे रहा हूँ मैं पहले, अगर तुमसे नहीं होंगे तो फिर मैं कराऊंगा इनको दोनों को, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको समझो पहले। कह रहे हैं एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है,
है ना। हाँ ठीक है। एक आर रेजिस्टेंस का वायर है, वायर, उस वायर को हमने मोड़ कर एक ऐसे करके क्या बना दिया है, स्क्वायर बना दिया है। ऐसे करके ये जो वायर है ना, तो ऐसे करके मैंने बेंड करके क्या बना दिया, एक स्क्वायर शेप दे दी इसको वायर को। ठीक है। और इसके पॉइंट्स का नाम दे दिया मैंने, यहां पर ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, और ये डी। ये ए बी सी डी क्या है, एक वायर था सीधा, उसका रेजिस्टेंस कितना था, आर। उसको ऐसे बेंड किया, ऐसे बेंड किया, ऐसे बेंड किया, ऐसे बेंड किया, क्या बन गया, एक वायर को तो बेंड कर सकते हैं ना, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर। इस डीसी के बिल्कुल मिड पॉइंट में यहां पर एक पॉइंट सी है, कितना है, सी। तो आपको बताना है रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड सी। इस ई पॉइंट और सी पॉइंट के बीच वाला मतलब ई और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा वो आपको बताना है। समझ गए क्वेश्चन क्या है। पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर। पूरे वायर को हमने स्क्वायर शेप में डिवाइड कर दिया, और स्क्वायर शेप में भी जो नीचे वाली साइड है उसके बीच में एक, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा, डीई और ईसी। आपको बताना है ईसी के बीच में कितना रेजिस्टेंस। पहला ऑप्शन है इसका, नोट कर लो इसको भी, घर से ट्राई करके लाना, मैं कल दोनों क्वेश्चन करा दूंगा। पहला है आर, दूसरा है 1/16 आर, तीसरा ऑप्शन है आपका 7/64 आर, और चौथा ऑप्शन है आपका 3/4 आर। बस इन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में ट्राई दिया जा रहा है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अभी होते, लेकिन क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए इनको आप घर से करके ट्राई करके लाओ। इसका सी ऑप्शन आ रहा है, और किसी का आया इसका। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो मैं अभी ऐसे हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, ये कैसे होगा देखो। इसमें सबसे पहले क्या निकालो आप, रेजिस्टेंस निकालो पूरे सर्किट का। तो देखो ये वाला और ये वाला तीनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। तो इसमें सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो। तो आर डैश कितना आएगा बताओ, 20 + 50 + 25 कितना हो गया ये, 70, और 25 कितना है, 90 है इसका। अच्छा वो 5 है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो 25 और 5 30 और 20, ठीक है। अब देखो 50 ओम का एक रेजिस्टेंस बन गया ना, वो इस वाले के साथ कैसा होगा, पैरेलल। वो एक जो होगा वो इस वाले के साथ पैरेलल होगा। तो आर डबल डैश निकालोगे, 50 ओम का एक और 10 ओम का, दो पैरेलल है तो दो के लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे क्या कर दो, दोनों को ऐड। तो ऊपर क्या आएगा, 500 नीचे, इससे एक कट 25/3, यहां एक आ गया 25/3 का। अब ये वाला और ये वाला तीनों क्या है आपस में, सीरीज। तीनों को सीरीज में ऐड कर दो तो आर आ जाएगा। तो आर कितना आएगा बताओ, 15 प्लस 25/3 प्लस कितना है 30। इसके नीचे एक मानो एलसीएम करो तीनों का, कितना आएगा बताओ, 3 आएगा। ये 45 प्लस 25 प्लस कितना 90, ऐड करो कितना आएगा ऊपर वाला जल्दी, 70 90 160 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या आ गया हमारा, पूरे सर्किट का क्या आया, रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस पूछा था या करंट, करंट पूछा था ना, तो ओम्स का लॉ लगा दो। ओम्स लॉ लगा दो, बैटरी कितने वोल्ट की है, 15, वी का वैल्यू दी हुई है ना, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है 15, आर कितना है 160/3, 3 कहाँ चला जाएगा, 15 तिया 45/160, 5 से कट करो, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 9/32 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन है बताओ, ऑप्शन सी। कौन सा बताया था तुमने, ये बताया था। तो देखो ये तो इजी था बहुत, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। क्वेश्चन ये वाला समझ गए ना तुम, पूरा ये एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस आर था, लेकिन जब हमने इसका एक क्या बना दिया, ये क्या कौन सी शेप बनी है, ये स्क्वायर बना है। स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं। तो आपको ये वाली जो साइड है ना ईसी, इसके इसका क्या निकालना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ट्राई करके लाना है इसको, कल बता दूंगा। और कल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा इस यूनिट का। इस यूनिट में मैंने बताया था 2 चैप्टर है ना सर्किट में, तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई भी अब स्टूडेंट अपसेंट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर बेस खराब हो जाएगा तो पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा। ठीक है, कल आ जाना। ठीक है, नमस्ते।